नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और नगर निकाय का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने आखिरकार 309 नगरीय निकायों के चुनाव की घोषणा कर दी है। साथ ही 2 चरणों में शहरों में चुनाव कराने का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोटिंग होगी और 14 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे, यानी कि मतगणना का दिन है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर को होगा, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को होगा और इसी दिन नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की साधारण सभा की बैठकें होंगी। उसी बैठक में डिप्टी मेयर, उपसभापति, नगर पालिका उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे। 309 शहरी निकायों में 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाओं को मिलाकर के कुल 10,245 पार्षद पदों पर चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही 309 शहरी निकायों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक ये आचार संहिता लागू रहेगी। आचार संहिता में शहरी क्षेत्रों में विकास के नए कामों की घोषणा नहीं हो पाएगी। नया वर्क ऑर्डर भी नहीं दिया जा सकेगा। जो काम पहले से चल रहे हैं वो जारी रहेंगे, लेकिन याद रखिए, कोई भी नया काम शुरू नहीं हो पाएगा, ना ही कोई नई घोषणा हो पाएगी। आज निकायों के रण पर चर्चा करेंगे और इसी को लेकर के बात करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। 309 शहरी निकायों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। प्रथम भाग में, फर्स्ट पार्ट में, राज्य के 309 नगरीय निकायों, जिसमें 10 नगर निगम हैं, 47 नगर परिषद हैं एवं 252 नगर पालिका हैं, इसके चुनाव 2 चरणों में, 2 फेजेज में संपन्न कराए जाएंगे। 2 चरणों में होगा मतदान। प्रथम चरण की जो मतदान तिथि है वो 9 सितंबर 2026। पहले फेज की वोटिंग 9 सितंबर को, दूसरे फेज की वोटिंग 11 सितंबर को होगी। द्वितीय चरण की जो मतदान तिथि है वो 11 सितंबर 2026। पहले पार्षदों के चुनाव होंगे, इसके बाद मेयर का चुनाव होगा। सभापति और नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव होंगे। 14 सितंबर को आएगा रिजल्ट। मतदान का समय होगा प्रातःकाल 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक और जो मतगणना की तिथि है वो 14 सितंबर 2026। निकाय का बिगुल। तो आखिरकार बहुप्रतीक्षित नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। लंबा इंतजार और इस इंतजार के बाद चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही जो शहरी निकाय है वहां पर खुशी का माहौल है, तैयारियां तेज हो गई हैं। बयानों के बाण एक दूसरे पर चलाने को लेकर के भी सब लोग तैयार हैं पूरी तरह से, यानी कि पूरा का पूरा चुनावी मैदान सज गया है और इसके साथ ही आज चुनावी बिगुल बज गया है। आज इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ ज्योति खंडेलवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। डॉक्टर PS वोहरा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अजीत सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व ऑब्जर्वर हैं चुनाव आयोग के। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। 1-1 मिनट की टिप्पणी के साथ हम शुरू करते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले पहला रिएक्शन मैं ज्योति जी आप ही से चाहूंगा। लंबा इंतजार किया प्रदेश की जनता ने, मांग उठी और अब आखिरकार चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, नगर निकायों के चुनाव का ऐलान, लेकिन पंचायत का अभी भी इंतजार है।
देखिए हेमंत जी, ये बिल्कुल सही बात है कि ये चुनाव इतना ग्रास रूट लेवल का चुनाव होता है, छोटे लेवल पर होता है। जनता का जो प्रतिनिधि पार्षद चुन करके आता है वो लोगों की जो मूलभूत जो रोज के जो काम होते हैं, सफाई, लाइट, सीवर या पट्टा या जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इस तरह के कामों से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो बहुत ज्यादा जो यूं कहें कि जनता से कनेक्शन, जनता से संवाद जो है वो इन चुनावों के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से होता है। तो निश्चित रूप से सबको बहुत इंतजार होता है इस तरह के चुनाव का। और ये चुनाव जो है अब होने जा रहे हैं और जी पार्टी जो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने चाहे संगठनात्मक दृष्टि से देखे, चाहे विकास के कामों को लेकर के, हम जो राज्य सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए उनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जी बिल्कुल ज्योति जी। मिलेगा। जी बिल्कुल ज्योति जी, मैं आऊंगा। प्रतीक जी, अब खुश होंगे आप, चुनाव का ऐलान हो गया है, कांग्रेस कितनी तैयार है धरातल पर, और क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? हेमंत भाई, आपने बहुत सही कहा कि बहुप्रतीक्षित है और बहुत 1-1.5 साल से प्रतीक्षा चल रही थी क्योंकि चुनाव नहीं हो रहे थे। और अभी भी देखिए, पिछले 2.5 साल से 3 साल से जो सरकार एक स्टेट एक चुनाव का ढोल पीट रही थी, अभी भी पंचायती राज के चुनाव नहीं करवा पा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अपनी असलियत पता है, धरातल पे कोई काम हो नहीं रहे। आप जयपुर में, अगर जयपुर की बात करूं, सड़कों की हालत देखिए, कचरा उठाने, कचरा फेंकने की इनकी हालत देख लीजिए। जयपुर की सड़कों पे जो जिस तरीके से जाम लग रहा है उसकी हालत देख लीजिए। तो सरकार क्या डरी हुई है, और सरकार ये चाह रही है कि निकायों के चुनाव करा करके देख लें कि हमारे फेवर में कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर नहीं आएगा तो पंचायती राज के चुनाव को और टाल दिया जाएगा। तो मुझे लगता है सरकार को इन सब चीजों से बचना चाहिए। ज्योति जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए चुनाव है, तो जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को सहूलियत से बनाने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। कम से कम अब चुनाव करा रहे हैं, चुनाव के बाद में ये जनता तय करेगी कि उसको किसको चुनना है। और जयपुर की जो बदहाल स्थिति है, मुझे लगता है कि इस सरकार जो शहरी जो सरकार बनकर के आएगी उसके बाद सुधरेगी। वोरा साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान तो कर दिया गया है, शुरुआत हो गई है नगर निकाय की। लोकल मुद्दों पे होने वाला चुनाव होने वाला है और इसमें जनता जो है वो अब अपने लोकल लोगों को चुनेगी। और अब ये भी देखना है कि चूंकि सरकार को 2.5 साल हो गए हैं, तो क्या इस सरकार के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी की शुरुआत होगी, और क्या अभी भी जनता सरकार के साथ मूव करने की कोशिश करेगी? क्योंकि ये लोकल चीजों पे इश्यू होने वाले हैं। और इनमें ये भी अब देखना है कि क्या जनजी का जो मुद्दा है, जो बीते कुछ दिनों से एकाएक बहुत हवा में है, क्या उसका कोई इफेक्ट आएगा? हाँ, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग इन दिनों देखने को मिली है, अगर आप अपने आसपास के सोशल मीडिया पे देखिए, अपने आसपास के क्षेत्र में ही कई ऐसे लोग जो हैं, कई युवा जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हो गए हैं, वो अपना खुद का सेल्फ नॉमिनेशन डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि युवा राजनीति की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि उसे पता है वो एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव बनने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अब समझना पड़ेगा कि क्या सत्ता के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी की शुरुआत यहां से होगी, या अभी भी लोग सत्ता के साथ चलने की कोशिश करेंगे? ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात और है कि पंचायत चुनावों के संबंध में शायद जो चीजें हैं वो भी अगर हो जाती तो बेहतर होता, क्योंकि वैसे भी इस चुनाव में भी तकरीबन डिले हो चुका है 2020 से 25 के बाद का। तो अभी आने वाला बताएगा सर। अजीत जी, ये सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था 1 स्टेट 1 इलेक्शन, क्या आज का जो ऐलान है 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? और आज जो चुनाव आयुक्त की तरफ से जानकारी दी गई उसमें ईवीएम्स को लेकर के कहा गया कि ट्रैकिंग होगी, क्या ये पहली बार हो रहा है? जी देखिए, 2 बातें आपने पूछी हैं। पहली बात है कि एक राज्य एक चुनाव, तो मेरे हिसाब से और अच्छा होता अगर ओबीसी कमीशन जो है उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी होती और पंचायतों के चुनाव भी साथ साथ हो गए होते, तो वो सचमुच में एक राज्य एक चुनाव एक तरह से उसका जो पूर्ण जो मतलब कि इंटेंशन है वो पूरा हो जाता। और दूसरी बात जो आपने की है कि ईवीएम की ट्रैकिंग वाली बात है, तो ये प्रयोग तो ऑलरेडी पहले से स्टार्ट हो चुका है असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के समय। जहां तक लोकल चुनाव की बात है, लोकल बॉडीज का, उसमें ये पहली बार हो रहा है और ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है। जी, कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी ये पहली दफा हो रहा है कि एक साथ जो नगर निकाय के चुनाव है वो हो रहे हैं। जी, आपने प्रश्न क्या आपका? ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में ये पहली बार हो रहा है जब नगर निकाय के चुनाव एक साथ हो रहे हैं,
सारे? करीब करीब मुझे जैसा लगता है, लेकिन मुझे फैक्ट्स चेक करने पड़ेंगे। आई एम नॉट अप टू द, मतलब मुझे इतना याद नहीं आ रहा। जी जी बिल्कुल, मैं क्या ये विस्तार से पहली इस पर बार है? आचार संहिता पर भी बात करूंगा सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। लेकिन ज्योति जी, क्योंकि अभी वन स्टेट वन इलेक्शन की बात आई, तो सवाल ये है कि भाई आपने पंचायत और निकाय के तो एक साथ चुनाव करवा नहीं पा रहे हैं, कैसे वन स्टेट वन इलेक्शन माने लोग? नहीं, देखिए आप विमन जी, इसमें यहाँ पर आप नगर निकाय के चुनावों की सबकी घोषणा एक साथ हो चुकी है। अभी जैसे अभी चर्चा भी हो रही थी, मैं जब बातचीत हुई, अब आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लग गई कि आप खुद देखना, कोई वित्तीय स्वीकृतियां नहीं हो सकती, कोई नए कामों की घोषणा नहीं हो सकती कुछ। अब ये सारे निकायों के चुनाव अगर एक साथ हो जाते हैं और आचार संहिता एक साथ लगती है, तो निश्चित रूप से जो बार बार जो ब्रेक आता था आचार संहिता की वजह से, वो ब्रेक नहीं आएगा, और ये अच्छी बात है। और आप देखेंगे 1.5-2 महीने के अंतराल में, क्योंकि पंचायत निकाय के चुनाव भी होने ही है, उनकी भी घोषणा होनी है, सितंबर तक वो सारी भी घोषणाएं हो ही जाएंगी। तो आप देखिए कि 2 महीने के अंतराल में निकाय और पंचायत चुनाव जो है वो लगभग पूरे हो जाएंगे। लगभग हम अक्टूबर तक इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट होना मानते ही हैं। तो आप 2 महीने के अंदर जब ये चुनाव पूरे होते हुए होंगे, तो निश्चित रूप से एक साथ ही चुनाव ये हो रहे हैं। और आचार संहिता जो बार बार कई बार हर 2-3 महीने में लग जाती थी, 6 महीने में लग जाती थी, तो वो आचार संहिता की वजह से काम रुकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कौन बोलता है आपको कि आचार संहिता पूरे स्टेट में लग जाती थी 2 महीने में? जहां इलेक्शन हो रहा है वहां आचार संहिता लगती है। जैसे किसी पंचायत का हो रहा है, उस पंचायत के इलाके में आचार संहिता लगेगी। अभी जैसे नगर निकाय के हो रहे हैं, अभी ज्यादा क्लियरिटी तो अजीत जी देंगे इसमें, लेकिन बार बार आप जब ये जिक्र करते हैं कि 6 बार आचार संहिता लग जाती थी, पूरे प्रदेश का विकास उससे थोड़ी जुड़ा हुआ होता था। किसी नगर पालिका का एक का इलेक्शन हो रहा है तो पूरे राजस्थान के लिए अजीत जी बताएंगे एक बार। आपकी बात से सहमत हूं मैं, लेकिन ये बात भी है कि आज ये कोई तर्क अगर ज्योति जी दे रही हैं अजीत जी, ये कितना आपको लगता है सुटेबल है इस लिहाज से, अगर हम वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर के देखें तो? नहीं, ज्योति जी को इसमें थोड़ी सी सुधार करनी चाहिए जी। जैसा आपने कहा है कि जिस नगर निगम वगैरह में जो चुनाव होता था वहीं पे आचार संहिता लगती। अभी भी अगर किसी अगर मेयर, खुदा न खास्ता अगर मेयर को कुछ हो जाए, कुछ दोबारा री इलेक्शन कराना पड़े, मान लीजिए 2 साल भर बाद में भी, 6 महीने बाद में भी, तो उपचुनाव तो होगा ना, या उसको बीच में नहीं करवाएंगे 5 साल? नहीं, वो चुनाव जो है वहीं के जो पार्षद हैं वही करेंगे। उसके लिए फिर से आचार संहिता आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी प्रतीक जी, जो पार्षद है वो दोबारा दूसरा मेयर चुन लेंगे, उन्हीं पार्षदों में से चुनना है ना उन्हें मेयर। पार्षद को कुछ हो गया फिर तो पार्षद का जो इलेक्शन होता है वो तो वैसे पार्षद का इलेक्शन होगा ना। पार्षद का इलेक्शन 5 साल के लिए नहीं होता है, वो बाय इलेक्शन ही होता है। वो अगर 2 साल प्रधान को कुछ हो गया, मतलब आप देखिए जिला परिषद सदस्य को कुछ हो गया तो जिला परिषद सदस्य का चुनाव दोबारा करवाना ही पड़ेगा हमें। नहीं, चुनाव दोबारा करवाना पड़ेगा, लेकिन जी ये तो स्थिति है जिसमें कोई एक वार्ड के पार्षद को हम मानते हैं कि चुनाव दोबारा करवाना पड़ जाता है, तो वो करवाना पड़ता है। वो तो अभी भी बाय इलेक्शन वो होता है, वो एक पर्टिकुलरली एक वार्ड का इलेक्शन हो जाता है, और जितना टेन्योर बाकी होता है उतने टेन्योर के लिए वो पार्षद चुना जाता है। वो 5 साल के लिए तो चुना नहीं जाता बाय इलेक्शन में। तो और अभी मेरे को कहा गया कि मैंने भी एक बात कही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नगर निकाय जहां चुनाव होते हैं वहीं आचार संहिता लगती है। हाँ। लेकिन उसमें भी जो पूरी ओवरऑल जो उस नगर निकाय को अफेक्ट करेगी और पूरे राज्य के लिए एक साथ कोई योजना बन रही है, कोई वित्तीय स्वीकृति किसी योजना के लिए देनी है, तो उस पर इम्पैक्ट आता है। और ये सब चीजें देखिए, बार बार चुनाव होते हैं तो ऐसा नहीं होता है। आपके जो प्रशासनिक अमला है वो भी उसमें बिजी होता है, आपके जो हम यूं कहें कि सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी उसमें बिजी होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बार बार तो ये अगर पंचायत के नगर निकाय के दोनों एक ही साथ में करवा ली जाते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? फिर 1.5-2 महीने का अंतराल है, कोई बहुत लंबा समय नहीं है। ये 2 महीने के अंदर अंदर सारे चुनाव हो जाएंगे। जी प्रतीक जी बोलिए, करें वन स्टेट वन इलेक्शन। इसमें क्या दिक्कत है? हेमंत भाई, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्यों ये ढिंडोरा पीट रहे हैं और क्यों उसकी ज्योति जी ये जो चुनाव हो रहे हैं वो हाई कोर्ट के आदेश पे हो रहे हैं। ज्योति जी, ये चुनाव बीजेपी की मंशा पे नहीं हो रहे हैं, ये हाई कोर्ट के आदेश पे चुनाव हो रहे हैं। हेमंत भाई चुप कराइए ना प्लीज। नहीं अब ऐसे नहीं लगा। वो ज्योति जी भी आप ही की पार्टी में रही हैं और जयपुर की कमान संभाली है, ठीक है। अब ज्योति जी एक बार बोल रहा हूँ बीच में मत बुलवाइए, कमान संभालिए तो मेरे ऊपर थोड़ी कमान संभालिए। मैं बोल रहा हूँ बीच में मत संभाल। आप ही की पार्टी में रही है तब, अब आप ठीक है बीजेपी में। मैं कह रहा हूँ बीच में मत बोलिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मैं चुपचाप सुन रहा था। जी मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पहले चुनाव जो हो रहे हैं वो चुनाव
चुनाव हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहे हैं, तो इसके अंदर तो बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी तो पिछले 2 साल से ढिंडोरा पीट रही है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, 1 स्टेट 1 इलेक्शन। जब देखो, जब पूछ लो, हाईकोर्ट पूछता था तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन, जनता पूछती थी तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन, विपक्ष पूछता था तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन। और हो क्या रहा है अब शहर और जो आपको याद होगा, जो हाईकोर्ट का जो आदेश था मुख्य तौर पे चुनाव कराने के लिए, वो तो पंचायती राज के लिए मेन था, और पंचायती राज के तो चुनाव ही नहीं हो रहे। और आप बात कर रहे हैं कि वहां पे आचार संहिता नहीं लग जाती है, ये प्रशासनिक अमला लग जाता है। अरे प्रशासनिक अमले का काम ही यही है। प्रशासनिक अमला सैलरी लेता है इसी चीज के लिए, जनता की सेवा के लिए 24 घंटे रहता है। तो चुनाव हो या ना हो, उनको जनता के बीच में रहना ही पड़ेगा। आप बोल रहे हैं वहां पे जनप्रतिनिधि लग जाते, जनप्रतिनिधि का काम भी यही है, 24 घंटे जनता के बीच में रहना है। प्रशासनिक अमले को 24 घंटे रहना है। अब तो आप तैयार हैं चुनाव के लिए प्रतीक जी? हेमंत भाई तैयार हैं नगर निकाय के चुनाव के लिए? देखिए, मेरे बोलने से तो क्या, आपने अपने ऑफिस के बाहर ही पिछले दिनों में आपने देख लिया था कि कितने भारी भीड़ आई थी नगर निगम के बाहर। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी तैयार है, ये सड़कों पे दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी तैयार है। और हम तो ये चाह रहे थे, पिछले 2 साल से चाह रहे हैं कि चुनाव कराएं, चुनाव कराएं, चुनाव कराएं, लेकिन चुनाव करा नहीं रहे थे। अब हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है। देखिए, अब देखिए कि इब्तिदाई खैर होता है क्या, और आगे आगे देख होता है क्या। 10-11 तारीख 9 और 11 तारीख को चुनाव मैं उस पर ईवीएम पे आऊंगा, लेकिन ज्योति जी का एक टिप्पणी ले लूं, मैं कमेंट ले लूं एक। ज्योति जी, बिल्कुल प्रतीक जी, चुनावों की घोषणा हो चुकी है, आप इतने गुस्से में क्यों है? खुश होना चाहिए आपको। तो चुनाव जो आप इतने समय से चाह रहे थे वो हो गए, आप आराम से। हाईकोर्ट के आदेश पे हुआ है मैडम, हाईकोर्ट के आदेश पे हुआ है। जो है जितनी आप नाराजगी दिखा रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश पे और हुआ जहाँ है। तक आप जो है, हाँ तो खुश होइए ना, चुनाव की घोषणा हो गई है। प्रसन्न आप होइए, क्यों उसका क्रेडिट ले रही हैं? हाईकोर्ट को दीजिए क्रेडिट। जनता के बीच में जाना, गुस्से में जाएंगे तो जनता को भी परेशानी होगी। और जहाँ तक मैंने कहा कि प्रशासनिक अमला जो है वो वहां जाएगा, वहां नहीं जाएगा। मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, जनता के काम करने की जगह चुनावों में बिजी हो जाएगा, ये बात मैंने कही। लेकिन शायद आपको नहीं समझ में, कोई बात नहीं। चुनाव आयोग जैसे भी पंचायत की डिक्लेयर जितनी जल्दी कर देगा, बीजेपी उतनी जल्दी तैयार है अपने हर स्तर पर, चाहे संगठन के स्तर पर देखें और चाहे राज्य सरकार के अपने कामों के स्तर पर जनता के बीच में ले जाने को लेकर के देखें। बीजेपी तैयार है। चुनाव आयोग को डेट की घोषणा करनी है। हम चुनाव लड़ने के लिए, हमारे प्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और हमें पूरा विश्वास है कि राजस्थान में जिस तरीके से डबल इंजन सरकार ने काम किया है, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता के लिए काम किया है, उनके रोजगार को लेकर के काम किया है, उनके कैसे अधिक से अधिक रोजगार। जयपुर में तो सड़कें टूटी हुई पड़ी है, पानी आपने देखा, थोड़ी सी बारिश में इस बार तो। अच्छा ज्योति जी, आपके समय में जितनी बारिश हुई जयपुर में और वो प्रबंधन हुआ, वो इस बार तो मेरे को लगता है कि दिखा नहीं। थोड़ी सी बारिश हुई, वो पानी की नाव चल रही है, जोटवाड़ा इतना पानी दे दिया, इतनी व्यवस्था कर दी पानी की कि जोटवाड़ा में नाव चलाने को विवश हैं लोग। नहीं, आपके समय में तो ज्योति जी मानेंगे आप, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, फिर भी जयपुर का मतलब व्यवस्थित स्थिति थी। अभी इस बार आपको क्या लगता है? मतलब आप तो मेयर रह चुके हैं। मैं इस बार के नगर निगम की बात करूं तो हेरिटेज में तो मेयर रही है कांग्रेस की, और मेयर की क्या स्थिति रही है कि भ्रष्टाचार के उसमें उसको जेल जाना पड़ा। हेरिटेज में आता है क्या? की व्यवस्था जब रहेंगी तो मुझे सीकर रोड को भी तो बोलिए प्रतीक जी, जहाँ पे इतना पानी भरता था। अबे अब की बात तो बारिश नहीं हुई है। समस्याओं का समाधान तो हो ही रहे ना। आज सीकर रोड की आज वो स्थिति वहां पर नहीं है, तो ये लाभ हुआ है जहाँ। ठीक है, लेकिन वोरा साहब देखिए, ये तो लोकल बॉडीज के जब चुनाव हैं तो स्थानीय मुद्दे तो हावी रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन मैं आपका ध्यान थोड़ा सा अलग लेके जाना चाहता हूँ। विधानसभा भी चल रही है इस वक्त और आचार संहिता भी लागू हो रही है। सरकार यूसीसी को लेकर के कह रही थी और साथ ही साथ ट्री बिल को लेकर के भी कह रही थी। इन पर क्या कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं ला पाएंगी सरकार? कैसे देखते सर? नहीं, आप इलेक्शन के संबंध में कह रहे हैं क्या वोटर इन मुद्दों से प्रभावित होगा, आप ये पूछ रहे हैं? जी, मैं ये थोड़ा क्लियरिटी चाह रहा हूं कि आचार संहिता में क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? विधानसभा चल रही है तो कोई नए बिल को लेकर के और इस पे नहीं। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि आचार संहिता से इन चीजों का कोई कनेक्शन होगा ये। लेकिन वही बात है कि अगर सरकार को लगता है कि वो अपना ऑलरेडी वो लोग अपना सर्वे कर चुके होंगे, उनके पास इंटेंशंस क्लियर होंगी। लेकिन जहां तक वोटर की बात है, मुझे लगता है वोटर शायद इन मुद्दों से ज्यादा प्रभावित होने वाला नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो लोकल चीजों पे ही चुनेगा लोगों को। और मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा जो पहले भी मैंने बोली कि एकाएक ना युवाओं में बहुत अट्रैक्शन आ गया इस चुनाव का, ये रिसेंटली जनजी वाली लॉबी में।
तो मुझे लगता है कि वो खुद है ना ये लोकल मुद्दों पे लड़ेंगे। अब रही बात सरकार की कि वो नए बिल विधानसभा में लाती है या नहीं लाती है, जहां तक मुझे लगता है आचार संहिता का उससे कोई कनेक्शन नहीं है, उसका अजीत जी थोड़ा सा हमें क्लियरिटी देंगे कि आचार संहिता में क्या क्या मनाही हो जाएगी, थोड़े से लोग भी अवेयर और जानना चाहते हैं कि क्या क्या नहीं हो सकेगा, क्या हो सकेगा। देखिए, जो माननीय जो स्टेट इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने बड़ा क्लियर किया है जी कि जो काम चल रहे हैं उन पे ये लागू नहीं, जो काम अप्रूव हो चुके हैं लेकिन उनको आप शुरू नहीं कर सकते, जिस काम का टेंडर भी निकल चुका है लेकिन अगर काम नहीं शुरू हुआ है तो वो काम शुरू नहीं होगा। तो मुख्यतः ये है कि नई घोषणा आप नहीं कर सकते और जिस कार्य की घोषणा हो चुकी है उसको अगर वो स्टार्ट नहीं हुआ तो आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। मुख्यतः तो ये है। जहां तक असेंबली की बात है कि क्या असेंबली में ऐसा कुछ हो सकता है जी जो कि चुनाव को लगे कि ये आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं है लेकिन चुनाव को प्रभावित कर सकता है, तो मेरा उसका उत्तर है हाँ। ऐसी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे यूसीसी को लाने की तैयारी चल रही थी सर, आप इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन में नहीं, मैं उदाहरण एक और उदाहरण सिंपल सा दे देता हूं जी। मान लीजिए कि राज्य सरकार ने कह दिया कि जो भी 18 वर्ष से ज्यादा के युवा हैं और अगर उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला हुआ है तो उसे हम 20,000 रुपये महीने देंगे, ठीक है। इस तरह की घोषणा इस तरह की घोषणा अगर वो करती है उस पर तो पाबंदी नहीं है, उस पर पाबंदी नहीं होगी, उस पर तो कहां पाबंदी है जी। मतलब असेंबली में एक बिल ला करके अगर सरकार कहती है कि हम कर सकते हैं तो प्रतीक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं उस पर, फिर मैं वापस आता हूं सर आपके पास। भाई आपकी सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। मैं कल एक चैनल पे जुड़ा हुआ था, योगेश गर्ग जी मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने खुद ही बताया है कि कोई भी बिल लाने से 48 घंटे पहले वो सदन में पेश करना होता है और सदन 21 तारीख तक ही चलेगा, वो कल ये बता गए हैं। तो आप ये इस पे तो कोई सवाल ही मत करिए कि सदन में कोई बिल आएगा 21 तारीख तक नहीं 25 तारीख तक होगा। नहीं वो सदन में वो कल चैनल आपको क्लिप भेज दूंगा मैं, वो चैनल पे मेरे को यही बोल के गए कि वो अलग बात छोड़िए, लेकिन जैसे जोगेश्वर जी का बयान सार्वजनिक तौर पर आया कि 25 तो 21 को नहीं चलेगी, कल डिसॉल्व हो जाएगी, 20 तारीख को शुरू होगा, 21 तारीख वो ये भी कह के गए थे कि अगर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो 21 तारीख को ही डिसॉल्व हो जाएगी और कल आपको 99.9% डिसॉल्व हो जाएगी, कल देख लीजिएगा। तो 2 ही दिन चलेगा, मतलब 2 ही दिन ही है। और वो ये भी कह रहे थे कि ये तो खाना पूर्ति है, ये सदन चलना है, ये खाना पूर्ति है। जी मैं थोड़ा अजीत जी और थोड़ा सा चाहता हूं कि आचार संहिता में क्या क्या चीजों पर जो है वो निगरानी होगी या नहीं कर पाएंगे, वो क्या है। जैसे मंत्रियों को लेकर के भी कोई गाइडलाइंस हैं, जब वो क्षेत्र में जाएं सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरकारी बंगले में नहीं रुक सकते हैं वहां पर जिस तरह के सर्किट हाउस बने हुए हैं। नहीं, इस तरह के प्रतिबंध के बारे में तो राज्य आयोग ने कुछ बोला नहीं है जी, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, ये होता है, ये तो आदर्श आचार संहिता में कई सारी टॉपिक्स जी आते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं स्टैंडर्ड तो होंगे कि आप सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करते हैं, सरकारी भवन का उपयोग नहीं करते हैं, मंत्री अगर वहां जाते हैं, तो इस तरह के जो आदर्श आचार संहिता जहाँ पे जिस तरीके से अगर कहीं कुछ अपने पद की वजह से अगर कोई प्रभावित कर सकता है तो उन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जो है। लेकिन मैं ज्योति जी अभी वोरा साहब ने एक बात कही युवाओं को लेकर के, और आपने जेनजीज को कहा कि हम टिकट देंगे, लेकिन जेनजीज और युवाओं को मतलब उनके मुद्दों पर सरकार ने क्या किया है, आप लोगों ने धरातल पर क्या किया ताकि वो आपके साथ आए। सबसे बड़ी बात तो युवाओं को रोजगार देने का काम किया है हमने, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं लगातार। आप राजस्थान में देखेंगे एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और भर्ती की घोषणाएं लगातार हो रही हैं और भर्तियां हो रही हैं लोगों को। तो ये तो एक सबसे बड़ा युवाओं का एक सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है कि उन्हें रोजगार मिल सके और उनके आगे की जो जीवन है वो एक सफल जीवन के रूप में बढ़ सके। तो ये इस तरह के काम जो है सरकार ने, चाहे महिला हो चाहे कांग्रेस लगातार एक अभियान सा चलाए हुई है, कह रही है कि प्रदेश के स्कूलों की हालत क्या है, आप देखिए प्रदेश के अस्पतालों की हालत क्या है, ये सब कुछ इम्पैक्ट करेगा शहर के चुनाव में भी। बिल्कुल, मैं तो खुद मानती हूँ सब कुछ इम्पैक्ट करेगा और इन सब में बहुत अच्छा काम हो रहा है इसलिए अच्छा इम्पैक्ट आएगा। बीजेपी और सरकार के पक्ष में इम्पैक्ट आएगा। आप देखेंगे कि पानी के कितने बड़े बड़े यमुना जल समझौता है, नर्मदा का है, ERCC है, आज पानी सबसे बड़ी समस्या रहता था राजस्थान में। वो आ थोड़ी गया मैडम, पानी मिलना शुरू हो गया क्या जी, वोरा साहब क्या करें। हेमंत जी मैं ये कहना चाहता था कि
ये विधानसभा के इलेक्शन नहीं, ये निकाय के इलेक्शन है। और इसमें आचार संहिता मुझे लगता है नए बिल लाने से सरकार को रोक नहीं सकती। लोक लुभावन बातों को जरूर प्रतिबंध किया जा सकता है, लेकिन नए बिल आ सकते हैं, विधायिका के पास ये अधिकार होगा। तो अगर इस तरीके के कुछ बिलों जी, तो अजीत जी से भी मैंने पूछा, अजीत जी तो जी, अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? जी नहीं, मैं थोड़ा सा बोरा जी ने जो बात की है, दोनों बार उन्होंने एक विशेष जैन जी की बात की है जी, मैं उस पर एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। जी। ये जो जैन जी जो है वो परपेचुअली सरकार के से उसकी नाराजगी रहती है, तो ये कोई नई चीज नहीं है, राइट? आप कह रहे हैं जैन की कोई भी सरकार हो उस सरकार से नाराजगी होती है, मौजूदा सरकार से? परपेचुअली मुझे याद है जब हम लोग भी स्कूल के अंत में थे या कॉलेज में रहते थे, अच्छा, या यूनिवर्सिटी में, तो जनरली सरकार से अपनी नाराजगी रहती थी। तो ये कहना कि जैन जी पहली बार नाराज होकर के सड़कों पे उतर रहा है वो, और उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कहा है कि जैन। अच्छा, दूसरा क्या है कि जैन जी जो है वो कोई होमोजेनस एंटिटी नहीं है जी, कि सारे के सारे जैन जी जो है एक तरह से सोच रहे हैं। ठीक है प्रतीक जी, नहीं, एक सेकंड, यहाँ जैन जी कॉकरोच भी है और जैन जी रॉकेट भी है। हालात है वो, मैं नहीं कह रहा, वो हाईकोर्ट कह रही है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राजस्थान में स्कूलों के हालात है जो बच्चे बदतर हैं, आपके पास में पैसा बाकी, वो तो कह रहे हैं कि आपने स्कूलों से लगा करके बेहतर काम किए हैं जो धरातल पर जनता के बीच में, आप तो जनता ही तय करे कि भाई किसको क्या चर्चा कर रहे थे ना, ऐलान हो गया है, आप लोग जाइए, अब जाने का वक्त है, लोगों के बीच में रहने का वक्त है। अरे मीडिया को जाना बैन कर दिया स्कूलों में, इतना बढ़िया काम किया है, मीडिया जा नहीं सकता। फिर मीडिया, आप विपक्ष के तौर पर कहां होते हैं? मीडिया तो अपना काम करता ही, विपक्ष कितना करता है? आप ये मुद्दा नहीं है सर, वो मीडिया मुद्दा नहीं है, मुद्दा है जनता और उनकी समस्याएं, और आप लोग जनता के बीच में। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको और शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के शंखनाद हो चुका है। आने वाले दिनों के अंदर अब लगातार धरातल पर वो लड़ाई, चुनावी तौर पर सक्षम तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, ये सब देखने को मिलेगा। देखना है कि आखिर जनता किसके साथ आएगी, किसको जीत दिलाएगी। नमस्कार।